हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे दोस्तों हिंदी साहित्य के कुछ प्रश्न के साथ जो आपके पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो बीए सेकेंड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राएँ हैं, हिंदी साहित्य से बिलोंग करते हैं या हिंदी साहित्य ले रखे हैं अपने इस सब्जेक्ट से, तो उनके लिए एक ये जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और अच्छे से आप लोग अपना क्वेश्चंस तैयार कर सकते हैं। तो आज के इस विषय पे हम चर्चा करेंगे कि कौन सा प्रश्न आपके पेपर में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपका जो प्रश्न है वो कार्यालयी हिंदी से होगा और प्रश्न होगा कार्यालय हिंदी से आप क्या समझते हैं, यानी कि कार्यालयी हिंदी से आप क्या समझते हैं। यानी आपको हम बात करेंगे तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको किस तरीके से आपको क्वेश्चंस तैयार करने हैं और क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलता रहे और जो हमारे पुराने छात्र छात्राएँ हैं वो एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहिए। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि किसी भी हर यूनिवर्सिटी के लिए ये प्रश्न और ये सब्जेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी जिन जिन सभी विश्वविद्यालयों में छात्र छात्राएँ हैं, जैसे भी जहाँ से बिलोंग करते हैं, उनके लिए सभी के लिए जो कार्यालय हिंदी से हैं, उनके लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी लोग वीडियो को देखेंगे दोस्तों। तो आज की क्लास में होगा प्रश्न नंबर 1 ये कि कार्यालयी हिंदी से आप क्या समझते हैं। कार्यालयी हिंदी से आप क्या समझते हैं। सामान्य हिंदी तथा कार्यालयी हिंदी में अंतर बताइए, यानी कि सामान्य हिंदी क्या होता है और कार्यालयी हिंदी के बारे में ये दोनों में अंतर हमें कि डिफिनेशन बताएंगे या इसको हम आपको यहाँ पे डिफरेंट बताएंगे। सबसे पहले हम आपको यहाँ पे चर्चा करेंगे कार्यालयी हिंदी, यानी कार्यालयी हिंदी होता क्या है। कार्यालयी हिंदी आपने आप में एक व्यापक अर्थ की अभिव्यक्ति रखती है और कार्यालयी हिंदी होती है अपने आप में क्या होता है कि वो व्यापक अर्थ रखता है, यानी कि अपने आप में एक बहुत ही इच्छुक और अभिव्यक्ति की बात करें तो अपने आप में सबसे बड़ी चीज़ में वो अपने आप में व्यक्त करती है। साहित्यिक क्षेत्र हो या व्यावसायिक क्षेत्र हो या फिर आपका पत्रकारिता हो या फिर विज्ञान हो, किसी भी क्षेत्र में आपका है तो ये कार्यालयी हिंदी का जो अर्थ है वो मुख्य रूप से अपने आप को बड़े मायने रखते हैं। तो इसी वजह से आपको कार्यालयी हिंदी के बारे में यहाँ पे हम आपको बताएंगे। कार्यालयी हिंदी से का मतलब है कि अब यहाँ से आप लिखेंगे कि साहित्यिक क्षेत्र हो अथवा व्यावसायिक, पत्रकारिता का क्षेत्र हो अथवा विज्ञान और तकनीकी का क्षेत्र, ये सभी क्षेत्रों में संबद्ध कार्यालयों में काम करने वाले व्यक्ति एक तरह से कार्यालय हिंदी का ही प्रयोग करते हैं। इसीलिए कार्यालय हिंदी का अपने अपने यानी कि अपने आप में व्यापक अर्थ की अभिव्यंजना रखती है, यानी कि अपने आप में क्या होता है बहुत बड़ी मायने रखती है। कार्यालय हिंदी, अगर आप कार्यालय में काम करते हैं, किसी भी कार्यालय में करते हैं या व्यावसायिक, पत्रकारिता, विज्ञान, साहित्य, किसी भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, तो अगर आप कार्यालय में काम करते हैं तो कार्यालय हिंदी आपको आना अनिवार्य होना चाहिए। आमतौर पर सरकारी कार्यालयों की जो कार्य प्रणाली है उससे हम लोग क्या है अपरिचित होते हैं, उससे क्या होते हैं अपरिचित होते हैं और उसे हमें ज्ञान नहीं होता है कि सामान्य जीवन में जिस हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं वह कार्यालय हिंदी नहीं है। इतना ही नहीं, विश्व के अनेक देशों की सामान्य बोलचाल की भाषा जिसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है और सरकारी कामकाज की भाषा एक ही है, यानी कि कहा जाता है कि जो हम लोग काम करते हैं उसकी भाषा अलग है, जो बोलते हैं उसकी भाषा अलग है। तो ये होता है कार्यालय हिंदी के कुछ मेडिटेशन पॉइंट। तो यहाँ से फिर लिखेंगे कि उन देशों में जब एक ही भाषा होने के बावजूद उसके प्रयोगात्मक उपयोग के समय भ्रम रहता है तो भारत जैसे देश में यह और भी अस्पष्ट हो जाता है। भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध इस समय 22 भाषाओं की राष्ट्रीय भाषाओं का स्थान दिया गया है, यानी कि संविधान संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन में संविधान के 8वीं अनुसूची में पहले तो आपका 18 भाषा हुआ करते, लेकिन 4 बढ़ा दिया गया था कुछ संविधान संशोधन में आपको
और भाषाओं को राष्ट्रीय भाषाओं का स्थान जो दिया गया है वो इसलिए संवैधानिक रूप से भारत की एक राष्ट्रभाषा नहीं है। इसलिए हम समाज में बोली जाने वाली हिंदी और कार्यालय हिंदी की कार्य प्रक्रिया में भिन्नता का ज्ञान समाज का होना अनिवार्य है। वैसे तो सामान्य हिंदी भाषा और कार्यालय हिंदी में आपसी संबंध आत्मकथा भी है। क्या है ये आपका आत्मकथा माना जाता है। जो कार्यालय हिंदी और सामान्य हिंदी को ये इन्होंने क्या बताया है, आत्मकथा के रूप में इन्होंने दर्शाया है। इन दोनों की भाषिक संरचना या व्याकरणिक आधार एक ही है। यानी जो भाषिक संरचना है और व्याकरणिक है वो एक ही प्रकार का है। लेकिन सामान्य हिंदी का मौखिक रूप भले ही व्याकरण सम्मत ना हो, लेकिन सामान्य हिंदी की लिखित रूप से मूलतः व्याकरणिक आधार पर ही निर्धारित किया जाता है। उसी तरह कार्यालय हिंदी का स्वरूप भी सामान्य हिंदी की तरह व्याकरण सम्मत होता है। सम्मत का मतलब होता है सम्मिलित होता। किसी भी भाषा का भाषिक संरचना से उसकी मानकता का आधार बिंदु एक ही है, लेकिन वाक्य संरचना और प्रयोग की दृष्टि से दोनों में बहुत अंतर होता है। जैसे सामान्य हिंदी और कार्यालय हिंदी में आपसी संबंध होने के बावजूद भी बहुत अंतर हैं, जिसे हम निम्न बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। कौन कौन से हैं? पहला बिंदु आपका आता है कि सामान्य हिंदी समाज के अपने व्यवहार की भाषा है। जो सामान्य हिंदी है वो समाज के व्यवहार की एक अपनी भाषा होती है, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में बात करते हैं। जैसे गांव की भाषा में बात करते हैं, अगर शहर में आते हैं शहर की भाषा में क्या बात करते हैं, तमिलनाडु में आते हैं तमिल भाषा में बात करते हैं। तो इसी तरीके से कि जो सामाजिक भाषा होती है वो सामान्य हिंदी के तौर पे वो अलग अलग ही भाषाएं होती हैं। इस भाषा का प्रयोग सामान्य नागरिक और दैनिक क्रियाकलापों में करता है। जो सामान्य लोग होते हैं वो सामान्य नागरिक ही इस तरीके से दैनिक क्रियाकलापों के अनुसार करते रहते हैं। उसके लिए यह संपर्क की भाषा है। अपनी अभिव्यक्ति को सहज रूप से संप्रेषित करने के लिए समाज सामान्य हिंदी की सरल शब्दावली का चयन करता है। अब संप्रेषित का मतलब होता है उस पे उसको अमल करना या उस पे हम लोग उसी भाषा को सामान्य रूप से व्यवहार करना, जिसमें वह अन्य भाषाओं या बोलियों के शब्दों की सहजता से ग्रहण करते हैं और इस भाषा को क्या करते हैं हम लोग अच्छे से ज्ञान करके उसको ग्रहण करते हैं और फिर वो बोलने का हम प्रयास करते हैं। जैसे इंग्लिश आपका हो जाता है, तो इंग्लिश जब तक आपको समझ नहीं आएगी तब तक आप उसको बोल नहीं पाएंगे, और जब तक आप समझेंगे नहीं तब बोलने की तो बहुत बड़ी बात है, आप बोल ही नहीं पाएंगे। तो इसी तरीके से हिंदी भी होता है। सामान्य हिंदी कुछ इस तरीके से होता है, और जो कार्यालय हिंदी होता है वो कार्यालय के अनुसार आपको निर्धारित किया जाता है कब और कहाँ कौन सा अक्षर कब प्रयोग करते हैं और उसको किस तरीके से हम करेंगे तो सही बनेगा हमारा। तो ये होता है आपका सहजता से ग्रहण कर लेता है। और यहाँ पे फिर इसका डिफरेंट कहा गया है कि जबकि कार्यालय हिंदी शासक वर्ग की भाषा है और इसका प्रयोग सरकारी, अर्ध सरकारी व अन्य क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको भी बताने का प्रयास किया है, सेम उसी तरीके से इन्होंने अपने भाषा में, यानी कि ये किताबी भाषा में लिखा है, मैं अपने भाषा में अभी समझाने का आपको प्रयास किया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को एक दूसरे को सब्सक्राइब करते रहिए और दूसरों को शेयर भी करते रहिए। और आप लोगों के पीछे मैं इतना सब कुछ करता हूं तो आप लोग को ज़रूर एक सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर बनता है दोस्तों। उसके बाद फिर आपका आगे की तरफ चलते हैं। फिर इसमें आप लिखेंगे कि सामान्य तौर पर कार्यालय में सरकार के विभागीय कार्य जैसे वृत्ति का विवरण भी होता है। सरकार द्वारा उचित दिशा निर्देशों की जारी करना, जैसे जो सरकार निर्धारित करते हैं उसको कब लागू करना है, किस तरीके से हमें लागू करना है, वो चीज़ें यहाँ पे हमें सीखना पड़ता है। उसका में फिर आता है कि विभिन्न सरकारी नियमों को सर्वमान्य संज्ञा देना, कि जो सरकारी नियम है उसको हम सर्वमान करके सर्वोपरि मानते हैं। जैसे आपका आता है विनिमय बनाना, मंत्रालयों के बीच संवाद करना, विभागों के मध्य संपर्क स्थापित करना आदि
कार्य किसी भी सरकारी कार्यालय में होते हैं, यानी किसी भी सरकारी कार्यालय में होते हैं। जैसे आपको पेपर में आता है विनिमय बनाना। विनिमय का मतलब होता है विनिमय का मतलब होता है विच्छेद करना या उसको सरल रूप से लिखना। मंत्रालय के बीच संवाद करना, कि मंत्रालयों में जो संवाद होता है उसमें संवाद के लिए फीचर बनाना। विभागों के मध्य संपर्क स्थापित करना। तो ये होता है कार्यालयी हिंदी में आपको टॉपिक वाइज टॉपिक लिखना या उस पर हमें एक टॉपिक बनाना। दूसरा आपका आ जाता है इसमें दोस्तों, सामान्य हिंदी का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। वह समाज के प्रत्येक वर्ग द्वारा बोली जाती है। शिक्षित अथवा अशिक्षित वर्ग का सामाजिक इस भाषा का प्रयोग करता है। विभिन्न क्षेत्रों में सामान्य हिंदी में क्षेत्रीयता का भाव यानी कि प्रभाव लक्षित होता है। अर्थात जिस क्षेत्र का व्यक्ति सामान्य हिंदी का प्रयोग करता है वह अपने क्षेत्र की बोलियों के शब्दों की सहजता से सामान्य हिंदी में स्वीकार कर लेता है। सामान्य हिंदी मूल रूप से विभिन्न बोलियों का समुच्चय ही है, इसलिए सामान्य हिंदी लगातार विकसित होती रही है। लेकिन कार्यालय हिंदी कार्यवृत्त की अपनी एक विशिष्ट भाषा है। जो कार्यालय भाषा है वो कार्यवृत्त होता है और वो एक विशिष्ट भाषा के रूप में माना गया है। कार्यालय पर युक्तियों की भाषा यानी कि युक्तियों की जो भाषागत होता है वो संरचना होता है, उसकी शाब्दिक उन्नति द्वारा ही कार्यालय का कार्य सुचारू रूप से चलाया जा सकता है, जिसमें शब्दों में परिवर्तन संभव नहीं होता है। इसमें आपका प्रयोग में लिए जाने वाले शब्द परिभाषिक शब्द होते हैं, जो एक ही भाषा में आपका पूरा एक ही शब्द में पूरा परिभाषा आ जाए, और यह प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक स्थान पर एक रूपता का निर्वाह करते हैं। प्रत्येक क्षेत्र का नागरिक चाहे उसकी अपने क्षेत्र का कोई भी बोली क्यों ना हो, वह कार्यालयी हिंदी में उस बोली का प्रभाव नहीं ला सकता है। इसलिए प्रयोग की दृष्टि से कार्यालय हिंदी मानक होती है और सामान्य हिंदी अमानक होती है। यानी कि अगर इसे हम प्रयोग की दृष्टि से देखेंगे तो जो कार्यालय हिंदी होती है वो मानक होता है और जो सामान्य हिंदी होता है वो अमानक होता है। मानक का मतलब होता है माना जाता है जो, और अमानक जिसे हम कोई कुछ भी ना माने। तीसरा आपका आता है सामान्य हिंदी का प्रयोग कोई भी व्यक्ति कर सकता है। वह अपने दैनिक कार्यों के अतिरिक्त पत्र व्यवहार में भी इसका प्रयोग कर सकता है। वह सामान्य हिंदी की सुव्यवस्था बनाते हुए उसमें साहित्य रचना भी कर सकता है। यानी कि ध्यातव्य कि प्रत्येक सामान्य भाषा या बोली ही धीरे धीरे साहित्य की भाषा बन जाती है। साहित्य की भाषा सामान्य हिंदी की एक ऐसी शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची शब्द नहीं रखा जाता है, जिसमें कहा जाता है कि हिंदी को भाषा में सामान्य हिंदी की तरह निरंतर परिवर्तनशील होते हैं, लेकिन कार्यालय हिंदी क्या होता है अपरिवर्तनीय होती है। यानी कि जो सामान्य हिंदी होता है वो क्या होता है परिवर्तनशील होता है, और जो कार्यालय हिंदी होता है वो क्या होता है अपरिवर्तनशील होता है। उसमें क्या होता है किसी एक शब्द के स्थान पर उसका जो पर्यायवाची शब्द होता है वो रखा नहीं जाता है। जैसे चौथा नंबर आपका फिर आ गया इसमें कि सामान्य हिंदी का प्रयोग पूरे राष्ट्र के बहुसंख्यक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। यहाँ तक कि अहिंदी भाषा प्रदेशों के लोग भी इस भाषा को जान समझ सकते हैं और आंशिक तौर पर संपर्क के लिए इसका प्रयोग भी करते हैं। लेकिन कार्यालय प्रयोक्ता बहुत कम होते हैं। कार्यालय और कार्यप्रणाली और पद्धति के अनुसार कार्यालय की कार्यप्रणाली जो है वो पद्धति के अनुसार उसके प्रयोक्ता किसी भी क्षेत्र में संबंध होने पर भी कार्यालय हिंदी का एक जैसा ही करते हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। पाँचवा नंबर आपका आ जाता है कि सामान्य हिंदी की पूर्णतः अनौपचारिक होती है और इस पर अन्य भाषाओं और बोलियों का प्रभाव सहज रूप से पड़ता है। इसलिए सामान्य हिंदी को हम उन्मुक्त और स्वच्छंद भाषा कहा जाता है। थोड़ी थोड़ी दूर पर सामान्य हिंदी में अपेक्षित परिवर्तन सहज रूप से दिखाई देता है
वह कई बार व्याकरण भी अतिक्रमण करती है। लेकिन कार्यालयी हिंदी औपचारिक होती है और इस हिंदी का प्रयोग कार्यालयों में विभिन्न विषयों की सूचना पहुंचाना होता है और वह भाषा का संरचना के भीतर रहकर ही कार्य करती है। यानी कि अगर हमें इस लाइन से लेके इसी लाइन तक लिखना है तो बस इसी के हमें लाइन तक लिखना है। अगर इससे बाहर जाते हैं तो आपका क्या होता है, ये सामान्य हिंदी के तौर में आता है। अगर हम इसी रूल में काम करेंगे तो ये आपका कार्यालयी हिंदी के अंतर्गत आता है। छठा नंबर आता है सामान्य हिंदी में आम नागरिक और अपने क्षेत्र के मुहावरों, लोकोक्तियाँ और व्यंजन आत्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं। इतना ही नहीं, सामान्य हिंदी की जो अलंकारिक और लाक्षणिकता का पुट सहज ही दिखाई देता है, लेकिन कार्यालयी हिंदी में लक्षण या व्यंजनक का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। सूचना प्रधान होने के कारण उसमें मुहावरों, लोकोक्तियाँ एवं अलंकारिकता का प्रयोग पूरी तरह से है निषिद्ध है। सातवां नंबर आता है कि सामान्य हिंदी का प्रयोग संवेदनाओं की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। इसमें व्यक्ति अपने रोग, द्वेष, आक्रोश, राष्ट्रप्रेम तथा विद्रोह की अभिव्यक्तियों की आवश्यकता के अनुरूप प्रयोग में लाता है। लेकिन कार्यालयी हिंदी का संबंध व्यक्ति की संवेदनाओं या भावनाओं से नहीं होता है, वह व्यक्ति के विचारों और अभिव्यक्ति प्रदान करती है। वह केवल शासन की कार्यप्रणाली और उसकी सूचनाओं के संप्रेषित करने का आधार बिंदु है। आठवां नंबर आता है सामान्य हिंदी में राष्ट्र के लोग जो होते हैं वो सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक चेतना विद्यमान रहती हैं। वह भारत या राष्ट्र की आत्मा की प्रतिध्वनि है। लोग के समस्त व्यापार जिनका संबंध उसकी सामाजिक संस्कृति चेतना है, उसे क्रियान्वित करने के लिए सामान्य हिंदी का प्रयोग किया जाता है। किंतु कार्यालय हिंदी में प्रशासन, विधि और संवैधानिक विधाओं की विवेचना किया जाता है। उसका प्रयोग भले ही समाज के व्यक्ति द्वारा किया जा रहा हो, लेकिन उसमें व्यक्ति की सोच, उनकी आस्था और विश्वास का प्रभाव नहीं होता है। वह पूर्णतः निव्यक्ति होते हैं। क्या होते हैं? निव्यक्तिक होते हैं, यानी कि वो व्यक्ति के अनुसार में काउंटिंग नहीं करते हैं। 9वां नंबर आता है फिर आपका कि भाषिक संरचना की दृष्टि से सामान्य हिंदी और कार्यालयी हिंदी में पर्याप्त अंतर है। जहाँ सामान्य हिंदी में कृतवाच्य का प्रयोग अधिक होता है, वहीं कार्यालयी हिंदी में कर्मवाच्य का अधिक महत्व होता है। यानी कि कृत का मतलब होता है सब्जेक्टिव और कार्यालय हिंदी में जो कर्म होता है वो आपका क्या होता है, होता है। 10वां नंबर आता है आपका कि सामान्य हिंदी और कार्यालय हिंदी में एक विशेष अंतर उसकी शब्दावली को लेकर भी है। कौन सी शब्दावली है? जहाँ कार्यालय हिंदी में पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहीं सामान्य हिंदी में इसका प्रयोग जो है वो संभव नहीं होगा। सही कि जो हम कार्यालय हिंदी में करेंगे वो आपका सामान्य हिंदी में नहीं आएगा। अंततः कहा जा सकता है कि सामान्य हिंदी में आम व्यक्ति की भावात्मकता और संवेदनाएं अभिव्यक्ति होकर जाती है, इसलिए वह निरंतर समय पर उस क्षेत्र के अनुसार परिवर्तित होती हैं। लेकिन हिंदी यांत्रिक होती है और उसका जो सुनिश्चित प्रारूप होता है जिसमें हम कार्यालय की अभिव्यक्तियाँ प्रस्तुत की जाती हैं। तो ये आज के इस वीडियो का लास्ट टॉपिक था, और वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहिए। इसी के साथ दोस्तों मैं अगली वीडियो में आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हूँगा और इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।